हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सी क्वेरी आ रही थी, बहुत से लोग बोल रहे थे कि जो ईवीएस हमने कंप्लीट कर चुके हैं अपने चैनल पर, तो उसके आप लोग एमसीक्यू सोल्व करवाओ। तो आज इस क्लास में हम 15 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, 15 नहीं 30 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो बाकी एक दो जो कॉमन टॉपिक है फ्रेंड्स, वो बच जाते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है। तो उसके ऊपर एक मैराथन लेकर के आते हैं और उन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियोज़ को बिल्कुल भी शेयर ही नहीं करते हो, और पता नहीं यूट्यूब को क्या हो रखा है, वो मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ही नहीं भेजता है शायद। तो प्लीज़ वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि ईवीएस की क्वेश्चंस लेके आओ, रोड सेफ्टी के क्वेश्चंस लेके आओ। तो इसीलिए बस मैंने आप लोगों को एक छोटी सी पहल की है और क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर मैं आगे क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगी, सीधी सी बात है फ्रेंड्स। अगर आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मेरा भी मन करता है आगे करवाने का। तो हम इसी तरह से फटाफट से अपना जो ईवीएस का हमने सिलेबस किया था उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नाइट्रोजन छिद्रीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्कर का भाग है। नाइट्रोजन छिद्रीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्कर का भाग क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण और कार्बोनीकरण। तो ये तो बिल्कुल जो नाइट्रोजन छिद्रीकरण है उससे रिलेटेड लग ही नहीं रहे हैं। नाइट्रीकरण नहीं, तो क्या पूछा है? विपरीत पूछा है ना, तो विपरीत के लिए क्या आंसर हो जाएगा? विनाइट्रीकरण। क्या हो जाएगा? विनाइट्रीकरण। साथ में आपको क्या याद रखना है कि एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? 78% होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। अगर आप लोगों ने मेरी ईवीएस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको एक एक करके स्टेप वाइज देख लीजिए। 10-11 क्लासेज है, सारा सिलेबस कंप्लीट करवा रखा है, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में है। और अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग मेरे पेड नोट्स भी ले सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है, क्या है फ्रेंड, हमारे पास एक झील है, उसके अंदर द्वितीय पोषण स्तर में इनमें से क्या आएगा? कवक आएगा, नीतलक आएगा, जंतु प्लवक आएगा या पादप प्लवक आएगा, जो हमने पढ़े थे ना, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह, ठीक है। तो पोषण स्तर के अंदर जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा? फर्स्ट पे तो क्या हो जाएगा हमारे? पादप प्लवक। पादप प्लवक को कौन खाता था? जंतु प्लवक। तो सेकंड पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जंतु प्लवक एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और याद रखिए यहाँ से कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जो एनर्जी है वो कितनी ट्रांसपोर्ट होती है? ओनली 10%। और ये किसका रूल बताता था? लिंडेमान का रूल बताता था। कौन सा रूल बताता था? लिंडेमान का। कितनी परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है? ओनली 10%। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ में बताती हुई इसलिए चल रही हूँ ताकि आप लोगों का अच्छे से रिविजन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा वाहनकारिक प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन सा वाहनकारिक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। वाहनकारिक प्रदूषक समझते हो ना, कि जो वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषण फैलाने वाला जो सब्सटेंसेज है वो नहीं है। कणकीय पदार्थ, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वाहनों के चलने से, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है और कणकीय पदार्थ भी निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा रॉन्ग है। इसके अंदर ये जितने भी सब्सटेंसेस दिए हुए हैं सभी वाहनकारिक प्रदूषक हैं। ओके, तो आप ये क्वेश्चन सोल्व करवाने का मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको याद रह सके। कणकीय पदार्थ हैं, SO2 है, CO है, CO2 है, ये सभी वाहनकारिक प्रदूषक हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति संदूषण की सूचक होती है? जो रोगजनक सूक्ष्म जीव है उसकी उपस्थिति संदूषण की सूचक होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, कोलिफॉर्म जीवाणु, कोलेरेला, स्पाइरोगायरा, वोलवॉक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जिससे हमें रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति का पता चलता है, वो उसकी सूचक होती है। किससे पता चलता है? कोलिफॉर्म जीवाणु। किससे पता चलता है? कोलिफॉर्म जीवाणु। तो हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट वाला जो हमारा लेसन दिया हुआ है वाटर से रिलेटेड, तो उससे ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कोलिफॉर्म जीवाणु।
निम्न में से कौन सा राज्य गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है? जो गंगा कार्य योजना है, ठीक है फ्रेंड्स, जल से रिलेटेड दिया हुआ है, तो ये जल से रिलेटेड ही टॉपिक है। गंगा कार्य योजना है, उसके द्वितीय चरण में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश उसके अंदर सम्मिलित नहीं है, जबकि झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा ये सभी गंगा कार्य योजना में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, जंतु कवच सभी संबंधित है। क्या क्या दे रखा है? कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, जंतु कवच, ये सभी किससे संबंधित है? ऑक्सीजन चक्कर से? नहीं, क्योंकि कोयला कोई भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, आप सभी लोग जानते हो। नाइट्रोजन चक्कर से? नहीं। फॉस्फोरस चक्कर से? नहीं। ये सभी किससे रिलेटेड है? क्योंकि ये सभी जो ज़्यादातर जो ये मटेरियल है, ये कौन से मटेरियल है? कार्बन वाले मटेरियल हैं। ये किससे रिलेटेड है? कार्बन चक्कर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कार्बन चक्कर से। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है 127, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बीच में आ गया था तो इसको क्या काटते, इसको भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्ज्य खरपतवार है? तो जो पार्थिनियम है उसको क्या कहा गया है? अपवर्ज्य खरपतवार कहा गया है। ओके, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में जो खरपतवार वाला टॉपिक है वो गिवन नहीं है, लेकिन और बाकी जो सारे क्वेश्चन हैं वो सारे आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 28 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है? अब देखिए फ्रेंड्स, हमने देखे थे ना बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक जो सब्सटेंसेस हैं उनके बारे में देखा था, तो इनमें से कौन सा अजैव कारक नहीं है ये बताना है। तो हमें पता होना चाहिए कि अजैव कारक कौन से होते हैं। तापमान है फ्रेंड्स, अजैव कारक है, ठीक है। जैव कारक जिसमें जीवित जो वस्तुएं होंगी उनका रिलेशन होगा। ओके, जल अजैव कारक, सूर्य का प्रकाश अजैव कारक, लेकिन जब अपघटक की बात करते हैं तो अपघटक जो होते हैं वो अजैव कारक नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अपघटक क्या करते हैं? चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं ये, ठीक है ना, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित करते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, तो ये कैसे हैं? जैव कारक होते हैं। जबकि जो सूर्य का प्रकाश है, जल है, ताप है, ये सब किस में आते हैं? अजैव कारक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन का चयन करें। इनमें से आप लोगों को जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो बतानी है। देखिए, पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्यों आश्रित होते हैं। जो पारितंत्र हमने पढ़ा था, इकोलॉजी, इकोसिस्टम पढ़ा था, तो उसके अंदर जो सभी घटक होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा का ह्रास एक पारितंत्र में पोष तत्वों की संख्या को सीमित करता है। जो ऊर्जा का जो ह्रास है, जो ऊर्जा का जो क्षय होता है, वो जो हमने क्या पढ़े थे, ट्रॉपिक लेवल पढ़े थे ना, तो उसके हिसाब से होता है। ओजोन क्षरण में CFC का प्रमुख योगदान है। बिल्कुल सही बात है कि जो ओजोन की जो लेयर है वो क्षय हो रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा सदैव जैव निम्नीकरण होता है। जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जो कचरा उत्पन्न होता है, कचरा वाला चैप्टर भी हमने पढ़ा है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ना, ये सब के सब हमारे जो सिलेबस है उस सिलेबस से रिलेटेड हैं। आपको याद आ रहा होगा पढ़ने के बाद। जो पारितंत्र वाला टॉपिक है वो भी हमने पढ़ा है, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, जो ट्रॉपिक लेवल है वो भी पढ़ा है, ओजोन भी हमने पढ़ा है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? CFC है। लेकिन फ्रेंड्स, ये फोर्थ स्टेटमेंट है, ये हमारी रॉन्ग हो जाएगी, और रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमें इसमें से निकालनी थी कि जो मानव क्रियाकलाप है उनसे जो कचरा उत्पन्न होता है वो सदैव जैव निम्नीकरण होता है। जैव निम्नीकरण समझते हैं ना, कि उसका आराम से क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है वो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैव निम्नीकरण भी होता है और अजैव भी होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होगी? जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी? और हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने वही लिए हैं जो HSSC के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, लाइक टेट वगैरह, ठीक है, या फिर और भी जो भी एग्जाम होते हैं, तो जहाँ पे EVS का पोर्शन पूछा जाता है वहाँ से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को ऐसे हल्के में मत लीजिए कि ऐसे ही मैंने अपने मन से क्वेश्चन बनाए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैव विविधता अधिकतम कहाँ पर होगी? जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन होते हैं वहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत को पहचानें। कि जो वायु प्रदूषण होता है उसको फैलाने में किसका हाथ नहीं होता है, ये बताएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले है सुपोषिता, सेकंड है स्मोग, ठीक है। तो वायु प्रदूषण से रिलेटेड स्मोग होता है, अम्ल वर्षा होती है, वायु प्रदूषण से रिलेटेड अम्ल वर्षा होती है। निलंबित कणकीय पदार्थ, जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी वायु प्रदूषण में
सहभागी होते हैं, वायु प्रदूषण को ज़्यादा करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, असंगत क्या हो जाएगा, सुपोषिता। जहाँ पर सुपोषिता यानी पोषण, सु यानी अच्छा पोषण की जिसमें बात की जा रही है, तो वो वायु प्रदूषण से रिलेटेड कैसे हो सकता है। स्मोग है वो वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, अम्ल वर्षा है वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, जो निलंबित कणकीय पदार्थ हैं वो भी वायु प्रदूषण से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। जो विश्व वन्य जीव सप्ताह है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे हमेशा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसके अंदर विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है। पृथ्वी की सतह के ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, 5 वायुमंडल की परतें बताई थी। कौन कौन सी बताई थी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इस तरह से बताए थे ना। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। तो क्या पूछा है कि पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत, तो सबसे निकट मुख्य वायुमंडलीय परत कौन सी है, क्षोभ मंडल है। कौन सी है, क्षोभ मंडल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल। समझ में आया फ्रेंड्स। आप लोग क्वेश्चंस को देख के समझ गए होंगे कि जो हमने जो मटेरियल किया है, बेशक से हमने मटेरियल कम किया हो, कम सेंस मतलब हमने टॉपिक तो सारे कवर किए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियोस प्रोवाइड नहीं की हैं। मैंने सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम पढ़ते होते हैं, हमें यही नहीं पता होता क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो इसी तरह से मैंने अपने नोट्स को डिज़ाइन किया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो लगभग जो क्वेश्चन हैं वो हमारे नोट्स से सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। आपके जो 10 नंबर हैं वो 10 नंबर मैं ला करके छोड़ूंगी। ओके, निम्नलिखित देशों में से किसकी जैव विविधता सर्वाधिक है। ये जो देश दे रखे हैं इसके अंदर जैव विविधता सबसे ज़्यादा किसकी है, ब्राज़ील के अंदर है। वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉस्फोरस चक्कर अप्रायिक होता है क्योंकि यह पूर्ण रूपेण होता है। जो फॉस्फोरस चक्कर है फ्रेंड्स वो कैसा होता है, अवसादी होता है। याद रखना, फॉस्फोरस चक्कर कैसा होता है, अवसादी होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 136, ध्यान से देखना। स्थलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कि जो हरे जो पौधे हैं जो सूर्य से जो ऊर्जा लेते हैं उसका कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो मोस्टली क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा देंगे, 10%, क्योंकि जो लिंडेमान का जो रूल था वो 10% बोलता था। लेकिन फ्रेंड्स वो 10% कब होता है, जब वन ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10% जो आंसर लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या होगा, 1%। सही आंसर क्या होगा, 1%। कि जो हरे पौधे जो होते हैं पत्तियों द्वारा जो सूर्य से जो ऊर्जा ले रहे हैं उसका कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, 1%। कितना किया जाता है, 1%। लेकिन एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर, यानी यहाँ पे क्या था हमारा, मान लो यहाँ पर टीडा था, टीडे को कौन खा गया, उसको एक जानवर खा गया। ठीक है, तो उस टीडे को जो जानवर खा रहा है वहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो कितनी होती है, 10%। याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। फ्रेंड्स उर्वरक होते हैं, उर्वरक क्या करते हैं, जब हम खेतों के अंदर उर्वरक फैला देते हैं, बारिश होती है वो कहाँ पे चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं, मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो उर्वरक क्या है, जल प्रदूषक है। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़ना है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग चाहते हैं कि एक वीडियो में इस पर प्रोवाइड करूँ कि हमें पेपर को सोल्व कैसे करना है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आने वाले दिनों में ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें पेपर को सोल्व किस तरह से करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, जल प्रदूषक नहीं है। तो आपको इस हाईलाइटेड वर्ड को देखना है, नहीं है। कुछ फ्रेंड्स मेरे जैसे क्या करेंगे कि जल प्रदूषक है, यानी उर्वरक पे सीधा टिक कर दिया। नहीं फ्रेंड्स, वहीं से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एरोसोल। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, एरोसोल इसका सही आंसर होगा। क्योंकि ये जो बाकी पीड़कनाशी है, ठीक है, पारा लवण है, उर्वरक है, ये सभी क्या करते हैं, जल प्रदूषण फैलाते हैं, जबकि एरोसोल जल प्रदूषण नहीं फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन दो बार, एक बार तो स्टेटमेंट में पूछ लिया गया, एक बार अब दोबारा से क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछ लिया गया कि जो CFC है प्रमुख रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो CFC प्रमुख रूप से किसके लिए उत्तरदायी है, ओजोन चरण के लिए। जो एक ओजोन की परत है, ओजोन की परत ऑक्सीजन के
ट्राई एटॉमिक होने से बनती है। वो क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज हैं उनसे क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। लेकिन उसका क्षरण होने लग रहा है किसकी हेल्प से, CFC की हेल्प से। CFC कहाँ से जनरेट होती है, मोस्टली जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर हैं, जो अग्निशमन यंत्र है, फायर एक्सटिंग्विशर हैं, उनसे जो CFC है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने अपने नोट्स में भी आपको अमृता देवी बिश्नोई का बताया था। अमृता देवी बिश्नोई खेजड़ली गांव से हैं, ठीक है। लेकिन वो खेजड़ली गांव है, वो है कहाँ पर, राजस्थान में है, ये तो आपको मैंने वीडियो में बताया था। लेकिन कहाँ पे है, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है, याद रखिए इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इनको क्या करना है, मिलाना है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो क्या करती हैं, पराबैंगनी विकिरणें हिमानता करती हैं। पराबैंगनी विकिरणें यूवी रेज है, ठीक है। यूवी रेज क्या करती है, हिमानता। जैव अपघटनीय कार्बनिक कारक। फ्रेंड्स जैव अपघटनीय कार्बनिक कारक में क्या आ जाएगा हमारा, BOD पढ़ा था ना हमने, ध्यान करना, ध्यान से देखना उसको, ठीक है। तो BOD किससे रिलेटेड हो जाएगा, जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ से। DDT क्या करती है फ्रेंड्स, जैव आवर्धन। DDT क्या करती है, जैव आवर्धन। जबकि जो फास्फेट है वो क्या करता है, फसलों को पोषण प्रदान करता है। जो हम उर्वरक डालते हैं उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फेट, यही होता है ना। तो फास्फेट क्या आ जाएगा, सुपोषण। तो अब आप लोग देख लीजिए, जो पराबैंगनी विकिरणें हैं, यानी फर्स्ट का C इस तीनों में है, लेकिन फिर B का 4th ये रहा। ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और आप फ्रेंड्स आज मुझे पता भी लग जाएगा कि आप लोग पढ़ने में कितने इंटरेस्टेड हो और कितने नहीं हो, क्योंकि आज मैं देखने वाली हूँ कि मेरी वीडियो पे कितने व्यूज़ पहुँचते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को 2000 व्यूज़ तक नहीं पहुँचाया तो मेरी मेहनत बेकार है, ठीक है। आप लोगों को कम से कम इस वीडियो पे 2000 व्यूज़ लेके आने हैं। आपका व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, जहाँ पर भी आप लोग शेयर कर सकते हो, सब कहीं पे शेयर कर देना। और इसी तरह से डेली आप लोगों को 11 से 12 के बीच में एग्ज़ाम तक मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि एग्ज़ाम तक हम EVS के, रोड सेफ्टी के, पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। साथ में हरियाणा जीके के भी मैं आप लोगों के साथ हरियाणा जीके मैंने आप लोगों को पढ़ाई नहीं है फ्रेंड्स, और आप लोगों ने शायद पढ़ ली होगी, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम लोग पढ़ सकें। इतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, ठीक है। तो हम हरियाणा जीके के लिए फ्रेंड्स क्या करने वाले हैं, लगभग 700 प्लस क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं। और आपको वो 700 प्लस क्वेश्चंस करने से आपको आइडिया हो जाएगा हरियाणा जीके किस तरह के आएंगे, और आप आराम से अपने 20 मार्क्स में से 15 क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व कर जाओगे। साथ में जो हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स है उसकी मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन लेकर के आने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। मुझे ये बात बार बार में बोलकर खुद भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। लेकिन जब फ्रेंड्स एफर्ट करते हैं और उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है, आप लोग समझ सकते हो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, ओके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन, प्रमुख संसाधन जो सतह पर जीवन का निर्धारण करता है, इनमें से कौन सा प्रमुख संसाधन है जो जीवन का निर्धारण करता है, मृदा की प्रकृति, तापक्रम, मृदा का pH, जल। तो फ्रेंड्स सब कुछ जरूरी है, लेकिन क्या पूछा है कि सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, जल। कौन सा हो जाएगा, जल, जो कि जीवन का निर्धारण करता है। मृदा का जो pH है, टेम्परेचर है, प्रकृति है, वो इतनी इम्पोर्टेंट ना होकर के जल क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल है लोकप्रिय है, ठीक है। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आपके काम में आ जाएगा। जो स्थानीय प्रणाली कुल है वो कहाँ पे प्रचलित में है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे प्रचलित में है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या होती है। बहुत काम का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका स्थल पे जो पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, स्थल पे जो आपका इकोसिस्टम है, उसके अंदर इनमें से सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स क्या प्रेजेंट होते हैं, अपघटक। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट क्या होते हैं, अपघटक, ठीक है। याद रखेंगे कि जो सतह पे जो पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, अपघटक की होती है, ओके।
नेक्स्ट देखिए, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक, फ्रेंड बायोगैस हमारे सिलेबस में है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, CH4। और CH4 को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। तो यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ओके। हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित नहीं है? हरित गृह प्रभाव सुपोषण से संबंधित नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, त्वचा कैंसर बढ़ता है, पृथ्वी सतह से ऊष्मा की निकासी को रोकता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है ये। हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं है। तो जो पृथ्वी सतह से जो ऊष्मा की निकासी है उसको रोकता है हरित गृह प्रभाव। त्वचा कैंसर प्रेरित करता है, ठीक है। पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाता है, लेकिन किससे संबंधित नहीं है, सुपोषण से संबंधित नहीं है हरित गृह प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित 3R में सम्मिलित नहीं है। 3R के अंदर क्या सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। जो हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सोइल पोल्यूशन है, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक था सॉलिड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। 3R से रिलेटेड इनमें से कौन सा नहीं है। 3R यानी क्या क्या बन जाता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। 3R क्या क्या बनता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस कम उपयोग, सही है। पुनः उपयोग, रीयूज पुनः चक्रण, रिसाइकल। लेकिन पुनर्उद्भवन ये हमारे 3R से रिलेटेड नहीं है। तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 146 का C। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। जो SO2 जो प्रदूषण है उसका सर्वोत्तम सूचक क्या होता है, लाइकेन। याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ठीक है। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक क्या है, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन को चुने। लाइकेन वेमोस मृदा निर्माण में सहायक है। लाइकेन से मृदा निर्माण होता है। मृदा संरचना को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कारक हुमस है। बिल्कुल सही है कि जो हुमस होता है, हुमस क्या होता है पता है आप लोगों को, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है जो मिट्टी के अंदर पड़ी हुई होती हैं वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर कन्वर्ट होने लगती हैं और पृथ्वी के उपजाऊपन को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो मृदा की संरचना को तय करने वाला प्रमुख कारक हुमस होता है। सूर्य, जल तथा वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है। ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई कि सूर्य, जल और वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है। मृदा में पाए जाने वाले खनिज तत्व उसकी पैतृक चट्टान पर निर्भर करते हैं जिससे उनका निर्माण हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, असत्य कथन पूछा गया है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स। देखिए, स्मोक क्या है, ये भी हमने अपने नोट्स में देखा है। हमारी जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ फटाफट से उनको डबल स्पीड में करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्मोक क्या होता है, कोहरा व धुआं का मिश्रण होता है। स्मोक क्या होता है, कोहरा एवं धुआं का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। हमने 2 तरह के जो पारितंत्र हैं वो देखे थे ना, इकोसिस्टम, कौन कौन से, जो प्राकृतिक होते हैं और जो कृत्रिम होते हैं। तो फ्रेंड्स 1 है वो क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, अपने आप बनी हुई होती हैं। तालाब है वो भी प्राकृतिक है, झील है वो भी प्राकृतिक है। लेकिन बगीचा है वो मानव ने बनाया है। तो बगीचा क्या हो गया, कृत्रिम पारितंत्र हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बगीचा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने बहुत कम टाइम में 30 क्वेश्चंस को सोल्व किया है। आप लोगों को पता लग गया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉरी बोलती हूँ कि मैंने आपको लाइक शेयर के लिए ज़्यादा ही बोल दिया है। आगे से जो वीडियो आएंगी उनमें ऐसा नहीं बोलूँगी। आप लोगों को जैसा लगता है वैसा कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।